So very good afternoon all of you, our online students and offline students. I welcome you all in this class, which is related to new public management (NPM), and it is the sixth stage of evolution, if you could recall. After NPA came into existence, NPM. Fourth stage was the stage of crisis. Fifth, NPA, and सिक्स्थ इज एनपीएम. तो हम लोग अपने विकास के चरण में अब छठे क्रम पर पहुंच रहे हैं, जो कि है नवलोक प्रबंधन. तो क्या है यह नवलोक प्रबंधन? दरअसल दुनिया के ज्यादातर देशों में और भारत में खासतौर से 50, 60, 70 के दशक राज्य के स्वर्णिम हस्तक्षेप के दशक माने जाते. राज्य के स्वर्णिम हस्तक्षेप के दशक का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, सब कुछ सरकार द्वारा नियंत्रित, लोक प्रशासन द्वारा संचालित होता. सड़क कौन बनाएगा? सरकार. रोजी रोटी रोजगार कौन देगी? सरकार. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल कौन करेगा? व्यवस्था, सरकार. उद्यम, उद्योग, कारखाने कौन लगाएगा? सरकार. नतीजा क्या हुआ? ये समाजवाद के समय का दौर था, जब राज्य की कल्याणकारी भूमिका, जन कल्याणकारी भूमिका का लगातार विस्तार हो रहा. लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, और जब हर काम सरकार ही करती है तो उससे जुड़े खर्चे लगातार बढ़ते चले जाते हैं. और जब सब कुछ एकमात्र एकाधिकार सरकार का व्यवस्था पर हो जाता है और सारी चीजें नौकरशाही के हाथों में केंद्रीकृत हो जाती हैं, तो नतीजा होता है भारी अकुशलता, अदक्षता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद. नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे जितने सरकारी उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने, कारोबार थे, वो या तो घाटे में चले गए या तो बंद हो गए. और तब एक नई सोच सामने आई यूरोप और अमेरिका के देशों में कि हमें अब अगर सरकार को दिवालियेपन से बचाना है, राजकोष में वृद्धि करनी है, जनता के पैसे का सदुपयोग करना है, तो हमें नंबर 1 सरकार के आकार में और कामकाज में कटौती लानी पड़ेगी. नंबर 2, सरकारी विभागों और कार्यालयों में जो अतिरिक्त स्टाफ है और अनावश्यक है, जो काम एक आदमी कर सकता है, उसके लिए 10-10 लोग रखे गए, जिनको बिला वजह वेतन दिया जा रहा है. वो दोपहर 12-1 बजे कार्यालय आते हैं और 1:30 बजे लंच हो जाता है, और 3-4 बजे तो चलने का टाइम हो जाता है, और महीने में आखिरी तारीख को या पहली तारीख को वेतन उनके हाथ में आ जाता है, और वो बस मौज की जिंदगी जी रहे हैं, काम कुछ नहीं. तो सरकार की बचत जो है, ये लगभग राजकोष में शून्य की स्थिति में जा रही है, और सरकार और लोक प्रशासन दिवालिये की स्थिति में पहुंच चुके हैं. बजट खस्ता हाल हो गया है. तो सरकार को क्या करना होगा कि जो अतिरिक्त और अनावश्यक कर्मचारी हैं, उनकी छटनी होगी. विभागों की संख्या जो जिसकी जरूरत नहीं है, वो विभाग बंद करने पड़ेंगे. कुछ ऐसे विभाग हैं जो किसी दूसरे विभाग में समायोजित हो सकते हैं, तो बजाय इसके 3-4 विभाग हैं अलग अलग, वो एक ही मिलाकर हो जाए. तो इसको क्या कहा गया? लीन स्टेट. लीन यानी दुबला पतला, लीन स्टेट मूवमेंट. लीन एंड थिन कहते हैं ना, लीन स्टेट मूवमेंट यानी राज्य के आकार में कमी, या इसको कहा गया डाउन साइजिंग दी.
सरकार के आकार को कम कर। दूसरी बात ये सोची गई और कही गई कि आखिरकार यही काम प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कार्यकुशलता के साथ, ज्यादा बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, कम से कम पैसे में कैसे कर लेता है, और सरकारी विभाग ये काम दुगना तिगुना पैसा खर्च करके भी खराब गुणवत्ता में, विलंब के साथ, बहुत अधिक समय लगा करके भी वैसा नहीं कर पाते। तो हमें प्राइवेट सेक्टर जैसी एफिशिएंसी सीखनी है, उनके कामकाज के तौर तरीके को अपनाना पड़ेगा। और जो सरकारी रवैया चलता चला रहा है, सरकारी कामकाज करने का जो ढर्रा है, जो सोच है, जो तरीका है, उसमें बदलाव करना होगा, उसमें प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे, उसमें हमें सरकार जो काम कर रही है उसको करने के लिए एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स जो आएंगे, ये अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम नहीं करेंगे, बल्कि सरकार में मैनेजमेंट की तरह काम करेंगे। तो अब क्या होगा कि NPA क्या बदल जाएगा, NPM। ये ए एडमिनिस्ट्रेशन की जगह क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। और मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है ये पहले बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा लक्ष्य क्या है, मैनेजमेंट तय करेगा उसे पाना कैसे। एडमिनिस्ट्रेशन पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये मेथड एंड मैनर तय करेगा कैसे हमको उस काम को करना चाहिए। मैनेजमेंट से एफिशिएंसी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें जो पहले बता चुके हैं वो आपने रिवाइज कर दी। एक और बात कही गई कि अब ये समय आ चुका है कि सरकार धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कामकाज को कम करे और केवल उस ओर ध्यान लगाए जो सरकार की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी है, जिसका सरकार किसी और को जिससे नहीं सौंप सकती। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस है, डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई इस बार तो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का ठेका टाटा को मिल गया, अरे अडानी ने ले लिया इस बार। ये तो सरकार को ही करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेड और बिस्कुट और स्कूटर और टीवी और ये सब सरकार को क्यों बनाना चाहिए, ये तो कोई भी कर लेगा प्राइवेट सेक्टर का। तो सरकार को चाहिए कि जो बाजार में उथल पुथल है, जो बाजार में गड़बड़ियां हैं, जो शेयर बाजार में गलत काम तरीके से हो रहे हैं, उन पर निगरानी और नियंत्रण रखे। ये सरकार का काम है, न कि खुद अपने शेयर बाजार में बेचने लग जाए। ये काम सरकार का नहीं है। और अब तक जो ये सोच थी कि सरकार का मतलब केवल जन कल्याण है, तो जन कल्याण के लिए भी पैसा चाहिए। केवल योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक उसे लागू नहीं किया जाएगा। और लागू करने के लिए राजकोष में धन की आवश्यकता है। याद रखिए, एक दरिद्र सरकार कभी भी जन कल्याणकारी सरकार नहीं हो सकती। तो लाभ कमाना कोई पाप नहीं है जैसा कि अब तक समझा जा रहा था, बल्कि सरकार को भी लाभ कमाने पर ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ निजी क्षेत्र ही लाभार्जन के लिए काम करें और सरकार के विभाग और लोक प्रशासन घाटे में चलते 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 या तो खत्म हो जाएं या अराजकता का शिकार हो जाएं, उससे बेहतर है वो अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, वो भी लाभ के बारे में सोचें और अधिकाधिक लाभार्जन करें। क्योंकि जब अधिकाधिक लाभार्जन करेंगे तभी वो लोगों का जन कल्याण कर पाएंगे। So in 50s, 60s and 70s, these 3 decades are called as the golden era of state intervention. Why it is golden era of the state intervention? Because everything in society, economy, polity was controlled and monopolized, operated and conducted only by government and public administration. Right from industry, factory, economy, everything was under the control of and monopoly of the government.
As a result, what happened by 1980s, either most of the public enterprises went into losses or were forced to shut down or were closed. Because when everything is in the hands of the government and public administration, then gradually over a period of time, what comes as a result, that is seen in the form of nepotism, corruption, favoritism, more and more power in the hands of bureaucracy, and bureaucrats do not have any professional managerial attitude. They work only with the bureaucratic mindset. They only try to please their political masters to get the best of the best postings. So if we want to revive our economy, if we really want to do public welfare, if we are really serious about the poverty removal and amelioration of the quality life in the people of common citizens of the country, then we need money for that. Because only plan, policies and program could not give you the desired results. And keep in mind, a pauperized government, a poor government can never be a welfare government. Because welfare does not happen only with plan, policies and program. Welfare takes place when these plan, policies and programs are implemented on ground. And to implement these plan, policies and programs, you need the exchequer, you need the budget, you need the finances, you need the money. Where are they coming from? Because all industries, factories and economic conditions of the government are sagging to the lowest below point. Why and how it happens that what government does in 100 rupee is perfectly done by the private sector in 10 rupees, that too within a short period of time and with the state-of-the-art international quality standards. So we need to adopt the work culture of private sector, and we must also think about profit, because to think and earn profit in a lawful manner is not a sin. And unless and until the public administration is downsized, unless and until the overstaffing in the government departments is shut down, unless and until the unwarranted, unwanted n number of public departments which are having no use should either be abolished or should be accommodated, adjusted with other departments so as to reduce the number of governmental departments. And we need to have perfect professionalism and management related orientation in administration, and that is how from NPA it became NPM. When this started at the level of ideology and principle by academic scholars, managerial scholars of that time in late 80s and then early 90s, then there was a president of the United States known as Ronald Reagan. And in UK, the Prime Minister was Margaret Thatcher. And she had a close academic advice from a great economist of that time known as Drake Rayner. Hence, it is sometimes also referred to as Reaganomics or Reagan management in America, or Thatcherism in UK, or Rainism in public administration. तो जब ये कुछ विचार के स्तर पर
बातचीत हो रही थी, उस दौर के जो अर्थशास्त्री और प्रबंधन गुरु और विद्वान लोग थे, वो जब आपस में इन सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, जिनके बड़े ही निकटतम अर्थशास्त्री परामर्शदाताओं में एक थे ड्रेक रैनर। इन तीनों ने न सिर्फ इसका समर्थन किया, बल्कि इसको अपने अपने स्तर पर, अपने अपने सरकारों में, अपने अपने लोक प्रशासन पर लागू भी किया। इसलिए इसको थैचरोनॉमिक्स, थैचरवाद या रेगोनॉमिक्स या रेगनवाद या रेनिज्म या रैनवाद भी कहते हैं। ये बात आ जाती। तो मैनेजमेंट अगर हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह, तो फायदा क्या होगा? तो फायदा यह होगा कि प्राइवेट सेक्टर को सरकार जो जहां संभव है जिन जिन कामों को सौंपना, वो उन कामों को प्राइवेट सेक्टर को सौंप देगी। तो सरकार की जिम्मेदारियां, सरकार के कामकाज कम होंगे, सरकार के खर्चे कम होंगे, सरकार के प्रशासनिक दायित्व कम होंगे, और सरकार तब उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी जो केवल सरकार के लिए ही। दूसरा क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर जब उस क्षेत्र में आकर काम करेगा, तो मैंने कल ही बताया था आपको, वो जानता है कि हम तभी बाजार में टिके रह पाएंगे जब हम आम लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा या वस्तु, सेवा या वस्तु जो भी प्रदान कर रहे हैं, उच्च गुणवत्ता वाली और कम से कम कीमतों में, कम से कम मूल्यों में, दामों में देंगे, तभी हम टिके रहेंगे। तो उनमें आपस में क्या बढ़ जाएगी? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। और हम एक उपभोक्ता के रूप में हमारे पास क्या आ जाएगा? चयन करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस। आज आपके पास ये फ्रीडम है ना कि आप वोडाफोन का, कि आप जियो का, कि आप आइडिया का, कि आप किसका, एयरसेल का फोन ले हैं। ये सेल फोन, ये याद चॉइस है आपके पास। आपके हिसाब से आपको जो बेस्ट लगता है कि भाई ये बेस्ट प्राइस में हमको बेस्ट सर्विसेज दे रहा है, तो हम इसको ले रहे हैं। अब पहले तो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, तो आपके पास चॉइस ही नहीं थी। चॉइस नहीं थी कोई, तो कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन नहीं था तो जो जैसा था उस रूप में ही या आप उसे ले लें या आप उसे छोड़ दें। तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता। तो जब प्राइवेट सेक्टर और के बीच कंपटीशन बढ़ेगा, जब कंज्यूमर को कम से कम कीमतों पे बेहतर से बेहतर गुड्स और सर्विसेज मिलेंगी, तो वो लगातार क्या करेंगे? टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, नई नई तकनीकें खोज के लाएंगे, ताकि वो बहुत सुविधाजनक हो, सरल हो, सस्ती हो, आम लोगों की पहुंच के भीतर हो, और उनके ब्रांड को, उनके प्रोडक्ट को और पॉपुलर बनाएं। तो अंततः इससे फायदा किसको होगा? और चूंकि सरकार ने अब सब कुछ जहां जहां जो जो संभव था प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो उसके खजाने की बचत होगी, और निजी क्षेत्र से वो टैक्स वसूलेगा, तो राजकोष की बढ़ोतरी होगी। और जो घाटे में चलने वाले उद्यम हैं या जो बंद हो चुके हैं, सरकार उन्हें बेच करके मुनाफा कमाने के लिए अपना धीरे धीरे कहेगी प्राइवेटाइजेशन करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर को चलाएगा, तो सरकार के राजकोष में बढ़ोतरी। सरकार सोचेगी कि अब हम जो ओवर स्टाफिंग या एक्स्ट्रा स्टाफ है उसमें छटनी कर दें, और जहां जरूरत है वहां पर परमानेंट एम्प्लॉय अगर रखते हैं तो उसको सैलरी, पेंशन और सब तमाम चीजें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी वगैरह देना पड़ता है, इससे बच सकते हैं ये खर्चे से। तो आउटसोर्सिंग करते हैं।
एक मिसाल के तौर पर हमारे वैध ऐसे लखनऊ में आपका टेस्ट होता है, जनरल स्टडीज का, ऑप्शनल का, विद सब्जेक्ट का, सेक्शनल टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट बनाया जाता है, फिर वो 10-15 शीट की एक टेस्ट पेपर की कॉपी तैयार होती है, फिर उसको फोटो कॉपी करा करके आपको दिया जाता है, जिस पर आप टेस्ट देते हैं। तो या तो हम एक फोटो कॉपी मशीन खरीद लें, और अब जब फोटो कॉपी मशीन खरीदें तो एक साथ इतना पैसा फोटो कॉपी मशीन खरीदने में लगाएं, फिर एक आदमी रखें जो फोटो कॉपी मशीन चलाए, उसको पेमेंट करें, और फिर वो रोज बताए कि साहब आज इंक खत्म हो गई है, आज इसका ये प्रिंटर नहीं काम कर रहा है, आज इसमें ये दिक्कत आ रही है, आज मशीन का ये पुर्जा ढीला हो गया है। तो रोज मेंटेनेंस पे पैसा खर्चा करें। से बेहतर एक तरीका है कि हम पड़ोस के किसी फोटो कॉपी दुकान वाले से बात कर लें, ये बताओ भैया हम पर पेज कितना पैसा दो फोटो कॉपी कर। तो उसने कहा था 50 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, जो भी निगोशिएट कर ले, क्योंकि बल्क में उसको काम मिल रहा है ना। ये ना यहाँ पर जैसे फोटो कॉपी चार्जेस से ही जो एक हमारा फोटो कॉपियर है वो 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली सेल उसकी हो जाती है, उसको मिल जाता है। और हमारे यहाँ स्टाफ जो है फोन पे बता देता है कि भाई ये क्वेश्चन पेपर रेडी है, तो उसी का आदमी आता है, ले जाता है, फोटो कॉपी करता है। हमने कहा 40 सेट, 50 सेट, 70 सेट जो भी चाहिए बना कर दे गया, तो हम इन झंझटों से मुक्त हो। तो इसको क्या कहा हमने, आउटसोर्स। या हम रिटन एग्रीमेंट किसी पार्टी के साथ कर सकते हैं कि आप हमारा ये काम करिए, लोएस्ट रेट्स पर जो बेस्ट पॉसिबल काम करके देगा हम उसको ये काम दे देंगे। तो इसको क्या कहेंगे, टेंडरिंग या कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, संविदाकरण। तो इससे जो सरकार के तमाम दूसरे खर्चे हैं ये बच जाएंगे, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय को आपको रेगुलर सैलरी देनी है, फिर तमाम प्रोविडेंट फंड, मेडिकल फंड, ग्रेचुटी, बाद में पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स और बहुत सारी चीजें। तो सरकार ने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया, और इस तरह से 1990s में एक साथ कई चीजें हुई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ चलने लगा। मैनेजमेंट की तरफ कैसे चलेगा, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जब एलपीजी को बढ़ावा दिया जाएगा, तो सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कम होंगे। जब सरकार के खर्चे कम होंगे तो सरकार के राजकोष में, सरकार के पैसे में बढ़ोतरी होगी। बिकॉज एनी सिंगल मनी सेव्ड इज एनी मनी इज अर्न। हर वो पैसा जो आपने बचा लिया वो समझ लीजिए कमा लिया। और चूंकि अब देश के साधारण नागरिकों की एक बड़ी जनसंख्या को क्वालिटी सर्विसेज इन दी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस मिल रही है, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो सरकार के पैसे बच रहे हैं और सरकार को टैक्स अलग से मिल रहा है, यानी आमदनी भी बढ़ रही है। तो ये सारी जब चीजें होंगी और प्राइवेट सेक्टर की तरह से जब आप काम करेंगे, तो अब आप अगर आप पहले कभी 90s के पहले किसी सरकारी बैंक में जाते, मान लीजिए एसबीआई में या किसी भी सरकारी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक, तो आपको चारों तरफ पान की पीक, धूप, और जहाँ बाबू और मैनेजर बैठे हैं गंदी कुर्सियां और मेज, और यहाँ से लेकर पूरी दीवार तक फाइलों का गट्ठर, और बीच बीच में मेज और कुर्सी
जिसमें कभी कभी आपको एक मोटा सा चश्मा लगाए छोटा सा आदमी गंजा और बड़ा अजीब टाइप का बैठा दिख जाता है, तो कहते हैं आप साहब को कैसे साहब आप। हाँ हाँ। तो आपने हमको 5,000 रुपया निकालना अपने खाते से। तो आपको ऐसे देखेगा कि जैसे आप बैंक लूटने आए। क्यों निकालना है, किस लिए निकालना है, क्या करोगे 5,000? अरे तुमसे मतलब, हमको गोमती नदी में फेंक देना है 5,000 लेकर, मेरा खाता है, मेरा पैसा है। इतनी इंक्वायरी करेगा। है वो घर में सुनाना, आपकी मतलब सफाई देनी है। अब साथ कही आपसे क्या मतलब। तो फिर आपको पन्ना है दे देगा, फार्म भरेंगे, फिर सिग्नेचर करेंगे, फिर आपका नाम मान लीजिए प्रकाश है या कुछ भी है, पी से है, तो अब उठ के जाएगा पीछे, फाइल लेके पी, अब वो बीचों बीच कहीं फाइल बस लेजर निकालेगा पी, फिर उसका पन्ना पलटेगा, पहले झाड़ेगा उसकी धूल, फिर उसके इंडेक्स में जाके देखेगा पी से तो पूरा इंडेक्स भरा हुआ है, पी से तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब आपका नाम मान लीजिए जो भी है, इंडेक्स में 150 नंबर पर वो मिला उसको, फिर वो 150वें पन्ने का लेजर फोलियो खोलेगा, फिर वो देखेगा आपसे कितना पैसा जमा है, कितना निकल गया है, अब कितना आप निकाल रहे हैं, तो उसको चढ़ाएगा, फिर गिनेगा, फिर देगा, फिर कहेगा दस्तखत नहीं मिल रहा है। ये ना, एक पैसा आप अपना निकालने जाएंगे पूरा दिन आपका खराब। अब पी के बाद ठीक लाइन में अगला आदमी लगा है जिसका नाम ए से। अब आप सोचिए फिर पी का रजिस्टर रखने जाएगा लेजर, अब वो ये वाला ऊपर से निकालेगा, फिर यही इतनी एक्सरसाइज करेगा। लास्ट तो तीसरा आदमी है, उसका नाम जीशान अली है, जेड से। अब वो सबसे नीचे वाली फाइल, ये आमतौर पर बैंकों की या सरकारी दफ्तरों की यही दशा होती थी। आप अभी अभी भी कचहरी और कलेक्ट्रेट चले जाइए तो अफसरों के अंदर जो कमरे बने हैं उनको छोड़ दें तो बाहर के जो हालात हैं, अब कलेक्टर साहब का कमरा तो बहुत अच्छा होगा, डीएम साहब का, लेकिन कलेक्ट्रेट की दीवार पर पिकासो भी ऐसा चित्र नहीं बना पाएगा जैसा कि आपने मुंह से पिचकारियां मार के वहां बना दिया। अच्छा, कैसे कैसे थूकते हैं, उतनी टाइम समझ आज तक नहीं पाए। और आपको ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप टॉयलेट का, क्योंकि लगभग 2 किलोमीटर पहले से ही आपको पता चल जाएगा, अच्छा उधर रहे। अब जब 91 92 में नरसिम्हन कमेटी बनी और उसने कहा बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बुलाना चाहिए और फॉरेन बैंक्स को आना चाहिए, एचएसबीसी और अमेरिकन ग्रीनलेज और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। अब जब आप इन बैंकों में पहुंचे तो आपकी दिमाग एयर कंडीशन, सेंट्रल एयर कंडीशन कमरा, वाटर कूलर, एयर आरओ प्यूरिफायर लगा, और तब तक एक बहुत वेल ड्रेस्ड खूबसूरत लड़की बड़ी सजी धजी बड़ी सुंदर सी आपके पास आई। सर, मे आई हेल्प यू प्लीज? ओनली यू कैन हेल्प। यस सर, प्लीज बी कंफर्टेबल, सिट डाउन। तब तक वो एक गिलास पानी लेकर के ऑर्डर लिया गया। आपने, आपको कोई काम नहीं, जबरदस्ती बैठे, नयन सुख ले, आनंद ऐसी, बाहर गर्मी बहुत है। और आपने देखा है कंप्यूटर पर ही उसने बस आपका नाम टाइप किया, आपका पूरा लेजर पोलियो खुल गया, आपका सिग्नेचर, आपका फोटो, आपका केवाईसी, आपका सब कुछ आ गया
और जब तक आपने एक गिलास पानी पिया तब तक आपके हाथ में पैसे। नतीजा क्या हुआ? लोगों ने सरकारी बैंकों से अपने खाते ट्रांसफर करने शुरू कर दिए और खोलने शुरू कर दिए प्राइवेट बैंक। अब सरकारी बैंक भी मजबूर हो गए कि अगर तुम्हें बाजार में टिके रहना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह तुम्हें भी साफ सफाई, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, क्लाइंट एंड कस्टमर ओरिएंटेशन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, वो सब करना पड़ेगा, वरना कोई साल 2 साल बाद तुम्हारे अकाउंट में झांकने तक नहीं आएगा ब्रांच। अच्छा, लखनऊ के इसी अलीगंज में एसबीआई का अवध नवाब लाउंज ब्रांच है, शानदार सोफे लगे। सबसे पहले जाते ही आपको पानी मिलेगा, फिर वो आपको पूछेगा साहब चाय लेनी कि कॉफी लेनी, फिर आपने कॉफी लेनी, तो बिस्किट के साथ ट्रे में लगा के कॉफी लेनी, और आपको वही बैठे रहना, वही आपका फॉर्म भर देगा, वही सब कर देगा। अब तो रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करते थे, मतलब मुझे बैंक गए होंगे कम से कम 4-5 साल हो गया होगा, क्योंकि हर बैंक ने मेरा एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किया है। मुझे कोई ज़रूरत है, मुझे चेकबुक चाहिए, मुझे पैसा जमा कराना है, निकालना है, मुझे करंट का स्टेटमेंट देना है, मुझे जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, मुझे सीए को कंप्यूटेशन भेजना है, मुझे ऑडिट रिपोर्ट बनवानी है, बस मुझे फ़ोन पर बता, फ़ोन पर कहना, वो बंदा या जो भी है शख्स, सर इतना टाइम 10 मिनट 15 मिनट आधा, अभी हम वो करके सब आपको नहीं है। नतीजा क्या हुआ कि जो सरकारी दफ्तरों के कामकाज करने के तौर तरीके थे वो भी बदल गए, वहां पे भी कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें आने लगी। अब 1950, 60 और 70 के दशक, the decades of 1950s, 60s and 70s, राज्य हस्तक्षेप के स्वर्णिम युग माने जाते, are considered to be the golden era of state intervention. क्योंकि लगभग इन 3 से अधिक दशकों में because in more than 3 decades अर्थव्यवस्था, उद्योग और समाज पर पूरी तरह से सरकार का एकाधिकार, नियंत्रण और वर्चस्व हुआ करता था। There was complete monopoly and control of government and public administration over society and economy. इनसे जुड़ी सारी शक्तियां नौकरशाही और राजनीतिकों के हाथ में केंद्रीकृत हो गई थी। All authorities and functions related to this were centralized in the hands of political rulers and bureaucrats, जिससे धीरे धीरे as a result gradually
अर्थव्यवस्था और उद्योग के क्षेत्र में भारी अकार्यकुशलता, अदक्षता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इत्यादि पनपने और फैलने लगे। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, inefficiency and incompetence began to spread and prevail in the field of industry and economy. तथा सरकारों को भारी घाटा हुआ। Hence, government had to face huge deficits. Most of the public enterprises were either running in losses or were compelled to shut down. अधिकतर लोक उद्यम या तो घाटे का शिकार हो गए अथवा बंद करने पड़े। Hence came the idea of NPM into existence in the 6th stage of evolution of public administration. और तब लोक प्रशासन के विकास के 6ठे चरण में NPM की अवधारणा सामने। विकास के 6ठे चरण में NPM की अवधारणा सामने। At that time, उस समय Miss Margaret Thatcher was the Prime Minister of UK. श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। And her economic advisor was Sir Drake Rayner. और उनके आर्थिक सलाहकार ड्रेक रैनर थे। While in USA, the president was Ronald Reagan. जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन थे। All of them not only supported the idea of NPM, इन सभी ने न केवल NPM की अवधारणा का समर्थन किया, but also implemented it at all the levels of their government. बल्कि अपनी अपनी सरकारों के प्रत्येक स्तर पर इसे क्रियान्वित भी किया।
influenced by the success of this concept of NPM, एनपीएम की इस अवधारणा से प्रभावित होकर और इसकी सफलता को देखते हुए it was adopted and practiced by other countries in the world. इसे विश्व के अन्य देशों की सरकारों ने भी स्वीकार किया। And thus it was named as a global movement in search of competence, professionalism and managerialism. A global movement in search of competence, professionalism and managerialism. और तब इसे दक्षता, व्यावसायिकता और प्रबंधन के क्षेत्र का एक वैश्विक आंदोलन होने की संज्ञा प्राप्त हुई। इसे भिन्न देशों में भिन्न नामों से जाना गया। It was named variously in different countries, such as जैसे कि reinventing government, one USA, सरकार का पुनराविष्कार अमेरिका, to next step UK, next step Britain, step here means strive, towards excellence and performance. उत्कृष्टता, एवं कार्य निष्पादन के लिए प्रयास, कनाडा लॉ रेलेवेंस, लॉ रेलेवेंस कनाडा, contractualization,
संविदा कर। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, लीन स्टेट मूवमेंट, जर्मनी, लीन स्टेट मूवमेंट, जर्मनी, एटसेट्रा इत्यादि। Therefore, NPM emphasized upon the following factors: अतः एनपीएम ने निम्नलिखित कारकों पर बल दिया। वन, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता। फ्रीडम ऑफ चॉइस टू द पीपुल, लोगों को चयन करने की स्वतंत्रता। एनकरेजमेंट टू एलपीजी, एलपीजी को प्रोत्साहन। कंपटीशन अगेन अमंगस्ट द प्राइवेट सेक्टर, कंपटीशन अमंगस्ट द प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा। (360-degree analysis and performance appraisal of the government employees). सरकारी कर्मियों का 360 डिग्री विश्लेषण और कार्य निष्पादन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, downsizing the government and reducing the overstaffing. सरकार के आकार में कटौती और अतिरिक्त कर्मियों की छटनी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन का अनुकूलतम उपयोग। स्मार्ट गवर्नमेंट एंड ई एडमिनिस्ट्रेशन, स्मार्ट सरकार और ई प्रशासन। क्लाइंट ऑब्लिक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन,
ग्राहक बटे उपभोक्ता का संतुष्टिकरण, reduction in unproductive expenditure and other expenses of the government, सरकार के अनुत्पादक और अन्य व्ययों में कटौती, and the last, profit orientation in the government sector. सरकारी क्षेत्र में भी लाभ उन्मुखता, change. Therefore, Drake Rayner is regarded as the generic and academic father of NPM. अतः ड्रेक रेनर को एनपीएम का अकादमिक जनक कहा जाता है। In 1980s, when Miss Thatcher took the charge of the British government as Prime Minister, जब मार्गरेट थैचर ने बतौर प्रधानमंत्री ब्रिटिश सरकार की कमान संभाली, then UK was on the verge of insolvency and economic collapse. तो ब्रिटेन आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर खड़ा था। As per the advice of Drake Rayner, she implemented all the above mentioned factors. ड्रेक रैनर के परामर्श से उन्होंने उपर्युक्त वर्णित सभी कारकों को लागू किया। Emphasizing upon the 3 E's in public administration. और लोक प्रशासन में 3 ई कार्यकुशलता, प्रभावशीलता और मितव्ययता पर बल दिया। As a result, by 1989-90, परिणामतः 1989-90 तक not only the condition of British exchequer improved, न सिर्फ ब्रिटिश राजकोष की स्थिति में सुधार हुआ, but also the British government earned huge
profits and taxes. बल्कि ब्रिटिश सरकार ने बहुत लाभ और कर में वृद्धि भी प्राप्त की। David was born in Ted Gabler David was born और टेड गैबलर ने ऐसे ही घटनाक्रम को अमेरिका में अपनी पुस्तक में साकार किया। Gave words to such an events in their book, which was entitled as Reinventing Government, जिसका शीर्षक था रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। Reinventing government and how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Reinventing government and how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. In which they emphasized upon the role of civil services in developing societies as follows. जिसमें उन्होंने विकसित समाजों के लिए सिविल सेवकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसे निम्नवत रेखांकित किया। वहां कैटालिटिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रणोदक प्रशासन, bracket steering rather than rowing, वाहन चालन न कि चप्पू चालन, टू कम्युनिटी ओन्ड एडमिनिस्ट्रेशन, समुदाय आधारित प्रशासन,
ब्रैकेट एम्पावरिंग रादर देन सर्विंग, सेवा की जगह सशक्तिकरण। थर्ड, कॉम्पिटिटिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रतिस्पर्धी प्रशासन। ब्रैकेट इंजेक्टिंग कंपटीशन इनटू सर्विस डिलीवरी, सेवा प्रदान करने में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। फोर्थ, मिशन ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन, मिशन संचालित प्रशासन। ब्रैकेट ट्रांसफॉर्मिंग रूल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, नियम संचालित संगठनों का रूपांतरण। फिफ्थ, रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, परिणामोन्मुख प्रशासन। ब्रैकेट फंडिंग आउटकम्स नॉट द इनपुट्स। परिणाम का वित्तीयन, परिणाम का वित्तीयन न कि निर्गत का वित्तीयन। Sixth, customer driven administration, ग्राहकोन्मुख प्रशासन। ब्रैकेट meeting the needs of the people, not of bureaucracy। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, न कि नौकरशाही की आवश्यकताओं। सेवेंथ, एंटरप्राइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, उद्यमी प्रशासन। ब्रैकेट अर्निंग रादर देन स्पेंडिंग, व्यय की जगह बचत और कमाई। एट, एंटिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, अग्रिम प्रशासन। ब्रैकेट प्रिवेंशन रादर देन क्योर, राहत से बचाओ भला। नाइन, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, विकेंद्रीकृत प्रशासन। Bracket reducing the hierarchy of bureaucracy, and overstaffing। नौकरशाही के पदसौपानिक क्रमों और अतिरिक्त कर्मियों में कमी लाना।
एंड द लास्ट, मार्केट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, बाजारोन्मुख प्रशासन, ब्रैकेट bringing change through open market economy, खुली बाजार अर्थव्यवस्था से परिवर्तन ला। कोई शक कर सकता, public choice approach, state lean state movement, LPG, they all provided the foundation of it. यानी NPM उसका और अधिक विस्तृत स्वरूप is a more glorified and magnified view of public choice approach of LPG. Or you can say that on the foundation stone of public choice approach, lean state movement, LPG process, the monument and edifice of NPM was created. तो जो बातें उन्होंने थोड़ी कहीं, कम कहीं, धीरे से कहीं, कहने की वो शुरुआत हुई, एनपीएम ने उसे पूर्ण रूप दिया। जैसे एक शिशु का जन्म होता है और उसे व्यक्ति बनने में, एक परिपक्व मनुष्य होने में एक समय लगता है। हमारी सोच, हमारी विचारधारा जो बचपन से धीरे 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 बनती चली जाती है, वो फिर जब हम युवा अवस्था में या एक निर्धारित परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं तो एक ठोस रूप ले लेती है। लेकिन शुरुआत तो तभी हुई थी। तो पब्लिक चॉइस और बाकी सारी चीजें जो हैं एनपीएम की शैशवावस्था, नेसेंट स्टेजेस ऑफ एनपीएम। कोई भी विचार रातों रात सामने नहीं बनकर खड़ा हो जाता है, उसके पीछे लंबी घटनाएं, श्रृंखलाएं, विचारों का क्रम होता है। ठीक है ना? तो ये सब बैकग्राउंड था, एंड एनपीएम इज द फुल कल्मिनेशन ऑफ दैट प्रोसेस। जैसे कि वो कहते हैं कैटालिटिक एडमिनिस्ट्रेशन। कैटालिटिक एजेंट क्या काम करता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। It either enhances or reduces, accelerates or decelerates the rate of reaction, actually without participating in the reaction. कैटालिटिक एजेंट का काम क्या है? कि ये प्रणोदक जो होता है, ये किसी भी रासायनिक क्रिया को घटा देता है या बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो सरकार बजाय इसके कि शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था में खुद हिस्सा ले, वो बाजार को कैसे चलाए, घटाए, बढ़ाए अपनी जरूरत के हिसाब से, ये करना चाहिए। ये काम सरकार को करना चाहिए। कम्युनिटी ओन्ड एडमिनिस्ट्रेशन, समुदाय आधारित प्रशासन, कि अगर किसी को भूख लगी है तो आप उसको जो है 2 किलो फ्री का राशन मत दीजिए, उसे रोटी बनाना सिखा दीजिए, रोटी कमाना सिखा दीजिए। क्योंकि जब तक आप उसको फ्री का राशन देते रहेंगे, वो उसी बैसाखी पर खड़ा रहेगा कि हमको तो राशन बना बनाया मिल ही जाएगा, तो सीखेगा। और अगर उसको एक बार सिखा देंगे कि ऐसे अनाज बनाया और कमाया जाता है और इससे ऐसे रोटी बनती है, तो उसकी जीवन भर की भूख समाप्त। तो एक बड़े चाइनीज प्रॉवर्ब भी है कि डोंट गिव फिश टू अ हंग्री मैन, टीच हिम हाउ टू कैच द फिश।
तो अभी तक सरकारें क्या करती रही हैं, अब 2024 में इलेक्शन है तो बढ़ा दो, तो आज हालत ये है कि गांव में खेती बटाई किसानी काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, और मिल रहे हैं तो इतना पैसा मांग रहे हैं कि आप उनको खेती मजदूरी के भी काम में लगाएं, तो उनको मनरेगा से इतना पैसा मिल जा रहा है, उनको किसान मान धन योजना से 2000 रुपये मिल जा रहा है, फ्री का राशन मिल जा रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा मिशन कॉम्पिटिटिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रतिस्पर्धी प्रशासन के हर सर्विस सेक्टर में इतना कंपटीशन बढ़ा दीजिए सरकार के द्वारा निजी क्षेत्रों में कि अपने आप लोगों को क्वालिटी सर्विसेज मिलने। देखिए, जो पहली प्राइवेट सेक्टर ट्रेड तेजस शुरू हुई थी, लोग शताब्दी को भूल गए, क्योंकि तेजस ने कहा कि अगर हम 1 मिनट भी लेट हुए तो पैसा हम रिफंड करेंगे पर मिनट लेट के साथ, और सुविधाएं वो उनसे बेहतर देंगे जो शताब्दी दे रही है। जो हवाई जहाज में सुविधाएं मिलती हैं जिस तरीके की, वैसा केबिन क्रू होगा, वैसा सब कुछ होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा देंगे तो लोगों को फायदा हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने कहा रिजल्ट ओरिएंटेड मिशन ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन के हर विभाग सरकार का जो है वो क्या लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करे, न कि नियमों प्रक्रियाओं को पूरा किया है कि नहीं किया है ये काम करे। बता नहीं सकते। अभी आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, तहसील में आय या जाति का प्रमाण पत्र लेना हो, इतने सारे आपको कागज और नियम और कायदे और कानून बता देंगे, या कहेंगे भैया छोड़ दो या उसको पैसा दो। तो आपका मकसद क्या है? मकसद है अगर वास्तव में उसको आय और जाति का प्रमाण पत्र देना ताकि उसको इसी वजह से जो सरकारी फायदा स्कीम्स का मिल सकता है वो मिले, तो इस पर ध्यान दीजिए, न कि कागजों का फाइलों का आकार बढ़ाते रहिए। आता नहीं। और इसलिए कहा कि रिजल्ट ओरिएंटेड कि परिणाम पर ध्यान। अभी तक हमारे यहाँ बजट में आपने कहा कि हम साहब आपकी शिक्षा पर 5 लाख करोड़ खर्च करें, जिसमें हम देश में 50,000 नए टीचर्स अपॉइंट करें, जिसमें हम 50 लाख स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट करेंगे, एडमिशन करेंगे, जिसमें हम देश के लिए 500 अलग अलग जगहों पर स्कूल खोले। साल के आखिर में आपने देखा कि क्या 5 लाख करोड़ खर्चे हो गए? क्या 50,000 टीचर भर्ती हुए? हो गए। क्या 50 लाख बच्चों का एडमिशन हुआ? हो गया। क्या 500 नए स्कूल खुल गए? खुल गए। क्या बच्चों की एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूव हुई? ये रिजल्ट है, आउटकम। अब तक क्या था? इनपुट की आउटपुट आपने दिया, इनपुट उधर चला गया। तो अगर इनपुट पूरे हैं तो 100 आउट ऑफ 100 मिल जाता था बजट। बहुत गजब काम था। लेकिन प्रथम की रिपोर्ट, पीसा की रिपोर्ट, बाकी एनजीओ की रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट तो कहती है कि हमारे यहाँ कक्षा 8 का लड़का 2 की किताबें नहीं पढ़ पाता, कक्षा 5 का लड़का
सामान्य गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं कर पाते। 5 लाख बच्चों ने शुरुआत में एडमिशन तो लिया था, लेकिन 3 लाख ड्रॉप आउट कर गए। तो हमें इनपुट पर ध्यान नहीं देना है, आउटकम पर, रिजल्ट पर ध्यान। और फिर वो कहते हैं कस्टमर ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप जो देश के नागरिक हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। कि नौकरशाहों के पास एक नई गाड़ी आ जाए और उनका दफ्तर सज जाए और उनको अधिकार मिल जाए और वो अब की लाल की जगह नीली बत्ती भी साथ साथ लगा लें, और उनको ये भी अधिकार हो कि जब वो किसी के घर में जाएं तो सर पे बत्ती लगा के मुंह में हूटर बांध लें। ये सब काम बंद करो। एंड एंटरप्राइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन यानी उद्यमशील प्रशासन, कि अब सरकार को चाहिए कि वो खर्च करने की जगह पर बचाने और कमाने के बारे में सोचे। और एंटिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब घटना घट जाए अतिक्रमण हो जाए, अवैध बिल्डिंग बन जाए, मीडिया में हो हल्ला होने लगे, आप जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं और जिन्होंने पिछली सरकारों में फर्जीवाड़ा किया है, उन्होंने अवैध बड़े बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग और सब बना लिए हैं, तो अब आप उनको तोड़ने चल रहे हैं। उन अधिकारियों पर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की अब तक, जिनके कार्यकाल में ये अवैध काम हुए? तो बाद में ये सब काम मत करिए, पहले ही करिए। और डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कि सरकार ने जो बड़ी लंबी चौड़ी हायरार्की है और जो बहुत ज्यादा स्टाफ है उसको कम करिए। और मार्केट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, कि बाजार के जरिए बदलाव लाइए, क्योंकि बाजार जो है बड़ा निष्ठुर, बड़ा निर्मम होता है, क्योंकि बाजार जानता है कि हम तभी टिके रह पाए। बात करते हैं। थैंक यू। ये डेविड ऑस्बॉर्न